जिगर जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। आप तो ऐसे राज्य से आ रहे हैं जिसको इसकी प्रयोगशाला नंबर 1 नासा है आप देश के। गुजरात से आ रहे हैं, और जहां गुजरात में कितने पुलिस अफसर जेल में, कितने पुलिस अफसर की मिलीभगत और क्या क्या नहीं हुआ, मतलब वहां से ही ये सब सीखा गया है। तो ये जो रेडिकलाइज हो रही है सोसाइटी, गुजरात में बहुत पहले हो गई थी। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप उसको क्या कहते हैं, एनिमी एरिया या क्या, मतलब हिंदू को अगर घर एक दूसरे मोहल्ले में खरीदना है तो वहां पे वो एरिया, वहां से कुछ नो ऑब्जेक्शन, वो आप बताइएगा क्या है। ये अजीब सा देश, हम लोग नहीं सोच सकते थे। मेरे घर के बगल में कोई मुसलमान आके रहना चाह रहा है, मैं कहीं जाके रहना चाह रहा हूं। शायद गुजरात में, अहमदाबाद में कुछ एरिया ऐसी हो गई हैं जो केवल कम्युनिटी विशेष ही वहां रह सकती है। ये कैसे आप क्योंकि आपके ऊपर 2 जिम्मेदारी हैं। आप पहले पत्रकारिता कर रहे थे तो वो एक जिम्मेदारी है, अब आपने नया एक पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी ली है, तो आपको पॉलिटिकल, ये आप लोगों का पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि राहुल गांधी तो कह रहे थे केरोसिन छिड़का हुआ है पूरे देश में, तीली की जरूरत है। तो क्या इसी की बात कर रहे थे जिगर जी? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि राहुल जी ने जो बात कही है कि एक तीली की जरूरत है, केरोसिन काफी हद तक और काफी जगह छिड़का जा चुका है। बिल्कुल यही शब्द मैंने अपनी पिछली डिबेट में भी कहे थे कि ये सत्ता लालची लोग किस हद तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, ये हम नहीं जानते। हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज के देश में, आज के तारीख में, आज के अपने हमारे देश का माहौल जो बन गया है, वो जैसे हम आजकल की घटनाएं देखते हैं। अब ये सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये जो आरपीएफ जवान ने जो किया, वो घटना ऐसी है कि अब अगर आपके बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है, आप कहीं सफर कर रहे हैं, चाहे आप रेल में सफर कर रहे हो, चाहे बस में सफर कर रहे हो, चाहे कहीं ऑटो रिक्शा में भी सफर कर रहे हो, और शेयरिंग ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी हो, आपको नहीं पता आपके बाजू में बैठने वाला व्यक्ति, उसकी मनोदशा हो या उसकी मानसिकता या उसके जो राजनीतिक विचार है वो किस तरफ के है, और थोड़ी सी भी चर्चा मेरे ख्याल से कौन से लेवल पर पहुंच जाएगी वो आप नहीं जानते। तो एक ये जो अविश्वास का बहुत बड़ा वातावरण खड़ा हो गया है देश में, मुझे लगता है ये देश की सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं, एक जो खामियाजा देश भुगत रहा है, वो आज की तारीख में हमें साफ साफ दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है सर कि ये 1947 जो आजादी के पहले का माहौल है, आज की तारीख में बस यही माहौल हो गया है, क्योंकि एक बहुत ही चरमपंथी या कट्टरपंथी माहौल पैदा करने की जो कोशिश है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो आज की तारीख में सफल होती हुई दिख रही है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे। अगर हम 1947 की बात करें, आजादी की उस समय की बात करें, तो हमारे देश में गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, नेहरू जी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, साथ में सुभाष चंद्र बोस थे, और उन्हीं के साथ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे, उन्हीं के साथ में खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे। ऐसे कई नेता थे। तब तो मेरे ख्याल से ये माहौल नहीं था कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अब आज की तारीख में पिछले 9 वर्षों में जो दिख रहा है, वो मेरे ख्याल से अति हो चुका है, और ये अति है वो समाज के लिए, देश के लिए बहुत घातक है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे को मारना चाहता है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा और आगे ले जाए, आज अगर हम इस चर्चा को हम जो देख रहे हैं, तो जैसे आपने अपने शुरुआत की बात बताई, उसमें मोनू मानेसर का उल्लेख किया, वो गाय सुरक्षा या गौ माता की जय बोल के बात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पिछले 8-9 साल में बहुत ज्यादा इनका तबका बढ़ गया है। मुझे इन लोगों से एक सवाल ये पूछना है कि पिछले 9 वर्षों का ही डेटा उठाकर देख लीजिए गवर्नमेंट का, जिसमें भारत की अभी की गवर्नमेंट, आपका जो शासन बीजेपी का चल रहा है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, उसमें बीफ एक्सपोर्ट कौन से नंबर पर पहुंचा है? भारत देश 1 से 5 नंबर में पहुंच गया है पूरे विश्व में। इसका मतलब क्या हुआ? आप गाय माता की जय बोल के, गौ माता की जय बोल के, आप क्या गाय को या माँ को ही काटते हो और माँ को काटकर उसका बिजनेस करते हो? ये बहुत भयानक बात है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग इस चीज को या ऐसी बातों को क्यों नहीं समझ रहे और सिर्फ धार्मिक चश्मे से देख रहे। तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे ये चेतन सिंह जैसे लोग हो या जो मेवात में हुआ, जिस तरीके से जो मणिपुर में आज की तारीख में हो रहा है, जितनी सारी भयानक घटनाएं हो रही है, उस घटना को देखकर उसके ऊपर कमेंट करने वाले लोग अगर उसमें भी हिंदू मुस्लिम या अलग अलग ज्ञाति जाति या धर्म को देखने लगेंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हम अफगानिस्तान बनने में हमें देर लगेगी। शायद बहुत जल्दी ही हम उस तरफ दौड़ते भागते जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने एक बात और भी मेरे ख्याल से सभी पैनलिस्ट ने की कि नेता जो है वो कोई भी प्रकार के बन जाते हैं, उनकी कोई चेकिंग या उनका
कोई क्राइटेरिया, कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती, खूनी होते हैं, दरिंदे होते हैं, मर्डरर होते हैं, वो भी नेता बन जाते हैं। तो हम कौन से समाज की तरफ जा रहे हैं और ऐसे किस प्रकार के नेता है जो आज की तारीख में हमें इनका बोझा ढोना पड़ रहा है। और जो नेता सबसे बड़ा जो मुझे क्वेश्चन मार्क सर दिखता है वो ये है, जो मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, कि जो नेता होता है वो रैली निकालता है, वो रैली निकालने का जो सक्सेस मिलता है वो उसमें से कोई लोग विधायक बनते हैं, कुछ युवा नेता बनते हैं, पर जब वो रैली में पथराव होता है, आगजनी होती है या मारकाट होती है, तब मरता केवल आम इंसान है। वो नेता का बेटा या बेटी या तो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते, या ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे होते, या विदेश में पढ़ाई करके डिग्री लेकर सेटल हो जाते। तो मेरे ख्याल से ये हम आम इंसानों को अब समझना होगा कि हम धर्म की बात करेंगे या हमारे देश के विकास की और शांति की बात करेंगे। एक बात और भी आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई प्रबुद्ध या बुद्धिजीवी दर्शक है तो वो जरूर से सर्च करे कि 1947 से लेकर आज 2023 तक हमारे देश में धर्म के नाम पर कितने दंगे हुए और उस दंगों में कितने प्रतिशत लोग मर गए, दोनों तरफ के, हिंदू हो या मुस्लिम हो या और भी कोई हो, कितने लोग मर गए, आप एक डेटा निकाल लीजिए। मेरे ख्याल से आपको जो टोटल कुल हमारी जनसंख्या है उसके 10% लोग भी नहीं मिलेंगे। अब ये जो 10% लोगों को जो मरना पड़ा, एकदम अपमृत्यु की तरह मरना पड़ा, उसके पीछे किसका हाथ है आप वो देखिए, कितने नेताओं का हाथ है आप वो देखिए। ये सारी बातें लोगों को सोचनी पड़ेगी जो पिछले 9 वर्षों में अति से अति बढ़ गई है। अब ये जो अति बढ़ी है उसका खामियाजा भी हम ही भुगतेंगे। पर एक बात ये जरूर है कि ये अगर ऐसे कोई भी नेता है जो धार्मिक रेडिकलाइजेशन करते हैं या धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, उसका खामियाजा एक दिन उन्हें भी जरूर भुगतना पड़ेगा, ये मैं मानकर चलता हूं। क्योंकि ये आग ऐसी नहीं है कि एक गली या मकान या मोहल्ला जल रहा है, ये आग किसी दिन उनके घर तक भी जरूर आएगी, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। शायद हम एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं 2024 के पहले, और ये इतनी भयावह परिस्थिति है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि अगर सही में सिविल वॉर हो गई या ऐसे हालात पैदा हो गए तो आम जो जनसंख्या है, आम जो जनता है, उसका क्या होगा और वो कैसे आगे आने वाले समय में सर्वाइव करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि जनता को ये सारे जो प्रश्न है उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। अगर जनता इसके ऊपर नहीं सोचेगी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में रह जाएगी। एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके जो दर्शक है वो उसको और ज्यादा डिटेल में समझे। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया था, उसको बड़ा करने में, एक आतंकवादी संगठन को बड़ा करने में अमेरिका का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम और ये जो जहर की नफरत की राजनीति है उसको खड़ा करने में किसका हाथ है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। तो ये जिस दिन ऐसा होगा कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ट्विन टावर में जब प्लेन घुसा दिया और इतने हजारों लोगों को मार दिया जिसमें आम सामान्य लोग मरे, तो जब ये हिंदू मुस्लिम वाला बम फूटेगा तो ये सीधी सी बात है कि उस बम में आम और सामान्य लोग ही मरेंगे। क्योंकि जब बम फटता है तो चौराहे पे फटता है या ट्रेन में फटता है तो सामान्य लोग मरते हैं, ना कि नेता मरते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अब हम सारे जो सामान्य जनता है भारत की, उसे ये सोचना पड़ेगा। और इसमें एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि राहुल गांधी जी आज की तारीख में इसी बात को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और एम्फोसाइज कर रहे हैं कि आप नफरत छोड़ो, क्योंकि नफरत की राजनीति है वो कभी पनपने नहीं वाली है। उन्होंने अपने घर में, अपने जीवन में 3 अपमृत्यु देखी है, एक उनके चाचा की, एक उनकी दादी की, एक उनके पिताजी की। अब वो मेरे ख्याल से लोग ये शायद समझ नहीं पाते। लोग शायद मुझे ये भी कमेंट में लिखेंगे कि मैं उनका महिमा मंडन कर रहा हूँ या गुणगान कर रहा हूँ। बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने किसी अंगत को खोया है किसी भयानक परिस्थितियों के दौरान, तो वो समझता है कि जीवन की वैल्यू क्या है, जीवन की कीमत क्या है, प्रेम की वैल्यू क्या है, सद्भावना की वैल्यू क्या है। और मेरे ख्याल से भारतवर्ष को आज की तारीख में प्रेम, सद्भावना, यही सारी चीजों की जरूरत है, ना कि ये धार्मिक उन्माद होगी। क्योंकि जैसे जैसे जब भी धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, मरेगा आम इंसान और कोई नहीं मरेगा। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो शायद कोई दुकान में बैठा हो, कहीं कोई मिठाई बेच रहा होगा, कहीं कोई फल या सब्जी बेच रहा होगा। तो ये हमें जरूर सीखने की जरूरत है। और ये बात कहकर मैं अपनी बात ये पूरी करूंगा कि अगर आपके सारे दर्शक ये समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो खुद ही अपने अंदर पनपने वाले, जैसे अखिल सर ने बताया कि अपने अंदर पनपने वाले राक्षस को धीरे धीरे बिठाएंगे और अपने अंदर के जो भगवान है या अपने अंदर की जो अच्छाई है उसको बाहर लाकर पूरे समाज में भी विश्वास का एक वातावरण पैदा करेंगे। ये हमारी सोच है और इसी सोच को लेकर हम आगे 2024 तक बिल्कुल लड़ते रहेंगे सर, उसमें कोई दो राय नहीं।